बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? ठीक हो सब? उम्मीद है सब लोग जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे। और जी बच्चों, बताएं कैसे आपकी लॉकडाउन कैसा चल रहा है? किस तरह से आप अपने इन हॉलीडेज़ को, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि इतनी लंबी हो जाएंगी, कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं? ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आपका टाइम कैसा गुजर रहा है? और आप अपने बोरियत को किल करने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है, सारा दिन घर पे अगर होंगे तो जो है वो आप बोर हो जाएंगे और फैमिली भी आपको बियर नहीं करेगी। तो आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो? आप मुझे बताइए कि आप घर में अपने फैमिली के साथ कौन सी गेम्स जो है वो कर रहे हैं। बल्कि हम जो लोग क्या, हम अपने घर में क्या कर रहे हैं कि उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आप डिफरेंट गेम शोज जो है वो अपने गेम जो जो डिफरेंट फाज मुश्तबा के शो में गेम्स खेले जाते हैं, वो आप अपने फैमिली के साथ अगर खेलेंगे, उनमें से हर डेली पे कोई ना कोई एक गेम, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हेल्दी सा टाइम गुजर जाएगा। बहुत फन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा फैमिली के साथ उसको। तो इस तरह से आपकी छुट्टियां बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर भी गुजर जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा आपका अच्छा मेमोरीज डेवलप होंगी और डिफरेंट जो है वो आप उनको अच्छे से यूटिलाइज भी टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। फैमिली मेमोरीज बन सकती हैं और लाफ्टर टाइम जो होता है वो आपकी बोरियत को आपकी किल कर देता है और हैप्पीनेस ग्लैंड्स और आपकी बॉडी में डिफरेंट जो नेगेटिविटी है उसको किल कर देता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल थोड़ी सी लो डाउन हुई हुई है। उसको आपने लो डाउन नहीं होने देना। आपने डिफरेंट गेम्स के ज़रिए अपनी, ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त मोबाइल में ही घुसे रहें, मोबाइल के डिफरेंट जो है वो डाटा यूज़ करके हर ऐप को जो है वो देखते रहें। हम डिफरेंट हेल्दी गेम्स भी खेल सकते हैं, जिसका हमारी बॉडी पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ठीक है बच्चों, ओके। आज की अच्छी बात के साथ हम अपने जो है वो लेक्चर की तरफ जाते हैं। लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो है काउंटर करंट एक्सचेंज थ्रू द किडनी। अब हमने किडनी का फंक्शन तो पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, अब हम उसका काउंटर करंट जो एक्सचेंज पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 29 नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि हम जो ये वाला चैप्टर हमने कब पढ़ा था? हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक सो पढ़ा है आप लोगों के साथ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स में हम फिजन पढ़ेंगे, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, पार्थिनोजेनेसिस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे। और ये वाला चैप्टर हमने वैसे जो है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको जोलॉजी में डिस्कस किया था। अब हम इसको बॉटनी में नहीं सॉरी जोलॉजी में ही डिस्कस किया था। अब हम इसको अगेन एक और कोर्स कंटेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 हेडिंग जो हमारी है काउंटर करंट एक्सचेंज, द लूप ऑफ नेफ्रॉन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। जितना लंबा लूप ऑफ नेफ्रॉन होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी एब्जॉर्प्शन में। बाय काउंटर करंट फ्लो सिमिलर टू डैट ऑफ इन द गिल्स। जैसे गिल्स में क्या होता है, फिशेस जो है वो अपना वाटर को और अपने आयंस को जो है वो अब्जॉर्ब कर रही होती हैं। और इन द लेग्स ऑफ द बर्ड्स, बट विद लेग्स ऑफ द बर्ड्स में हमने पढ़ा था काउंटर करंट हीट को एक्सचेंज करना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर को और डिफरेंट जो हमारे पास सोल्यूट्स होते हैं उनको कैसे एक्सचेंज करते हैं, बट विद वाटर एंड आयंस बीइंग रीअब्जॉर्ब इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन और हीट। इसमें हम वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे, ना कि ऑक्सीजन को और हीट को। ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पज यहाँ पे हम आयंस की, वाटर की और डिफरेंट सॉल्यूट्स की बात कर रहे हैं। जनरली द लॉन्गर द लूप ऑफ नेफ्रॉन द मोर वाटर एंड आयन डेट कैन बी रीअब्जॉर्ब। जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी। इट फॉलोज डैट डेजर्ट रूडेंट्स जो होते हैं, जिसमें हमारे पास कैंगरूज हैं, रैट्स है, डैट जो है वो फॉर्म हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हैव वेरी लॉन्ग नेफ्रॉन। उनकी बॉडी में जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले होता है जो बिल्कुल नीचे जो है वो इस तरह से एंड की तरफ इस तरह से जाता है, उसको हम बोलते हैं, अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती भी हूँ। Similarly, amphibians that are closely associated with aquatic habitats have nephron that lack a loop। जो एनिमल्स एक्वेटिक एरियाज में रहते हैं उनके पास नेफ्रॉन तो होता है, लेकिन उनकी बॉडी में लैक ऑफ जो लोप ऑफ हेनले होता है, मतलब लोप ऑफ हेनले नहीं होता है उनकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना होता है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो होती नहीं, तो फिर लूप ऑफ हेनले का कोई बेसिक पर्पस भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये देखिए
ये है जी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, ठीक हो गया। और ये जो अमाउंट लिखी हुई है वाटर के मॉलिक्यूल्स की लिखी हुई है यहाँ पे 300, सॉरी नेक्स्ट, ये यहाँ पे 300 वाटर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हो रही हैं, 300, फिर यहाँ पे 400, 600, 9, 12, 700, 400, उसके अलावा फिर यहाँ पे आगे कम हो जाते हैं क्योंकि अभी ये फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है और NaCl भी रिलीज होता है इतने अमाउंट में, वाटर भी रिलीज हो रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये कम होता चला जाता है और देन ये एक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में ज़्यादातर जो है उसमें यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये देखिए यहाँ पे 1200 मॉलिक्यूल्स के यूरिया के हैं, मतलब यहाँ पे एंड प्रोडक्ट में यूरिया ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आयन जो है वो अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रिमूव साल्ट NaCl and water from the glomerular filtrate and reduce its volume by approximately 25%। क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है उसको ग्लोमेरुलस के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो 25% लेस हो जाता है यूरिन में, ठीक है। एज द फिल्ट्रेट मूव टू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग होती है नीचे की तरफ जाना, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। और ठीक हो गया। इट बिकम फर्दर रिड्यूस्ड इट्स वॉल्यूम एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, वो अगेन उसका वॉल्यूम और ज़्यादा कम कर देता है क्योंकि वाटर की और डिफरेंट चीज़ों की एब्जॉर्प्शन हो रही है। वाटर मूव्स आउट ऑफ द ट्यूब्यूल बाय ऑस्मोसिस ड्यू टू द हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन द ब्राइन बाथ इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एज द फिल्ट्रेट पासिस इन टू द असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग होता है ऊपर की तरफ जाना, सोडियम आयन्स एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, जैसे आपको पिक में भी नजर आ रहा होगा, आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड विच क्लोराइड आयन्स फॉलोइंग पैसिवली, ठीक हो गया। वहां पे NaCl जो है वो मूव कर रहा होता है बाहर की तरफ। वाटर कैन नॉट फ्लो आउट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, वाटर जो है वो बहुत कम जो है वो असेंडिंग लिम्ब में बाहर आता है क्योंकि वहां पे अब उसने वाटर बहुत कम रह जाता है। बिकॉज द सेल ऑफ द असेंडिंग लिम्ब आर इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर को रिलीज आउट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो रिलीज आउट हो जाएगा तो फिर वाटर जो है खत्म हो जाएगा, वो यूरिन नहीं बनेगा बल्कि वो फीसिस फॉर्मेशन हो जाएगी। दस द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकम वेरी हाई, उसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। द साल्ट फ्लो पैसिवली इनटू द डिसेंडिंग लूप into the and only to move out again in the ascending loop, ठीक है, creating a recycling of salt through the loop and extracellular fluid। ascending fluid में ascending loop में क्या होता है, salt जो है वो रिलीज ज़्यादातर absorb नहीं होता बल्कि water absorb होता है डिसेंडिंग में, और असेंडिंग में क्या होता है कि वाटर कम अब्जॉर्ब होता है और साल्ट वगैरह ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फाइनली द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एम्प्टीज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, वो कलेक्टिंग डक्ट में एम्प्टी हो जाती हैं, विच इज परमिएबल टू यूरिया एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया इन द फिल्ट्रेट डिफ्यूजेज आउट इनटू द सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक होगा। जो एंड पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये जो हमारे पास है प्रॉक्सिमल और देन ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है, वहां पर ज्यादातर यूरिया होता है, मतलब अभी हमने देखा 1200 मॉलिक्यूल्स यूरिया के ही होते हैं और ज्यादातर साल्ट वगैरह मौजूद होता है, तो उसको हमने बॉडी से रिमूव आउट करना होता है। द हाई यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कपल्ड विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द साल्ट फ्रॉम द यूरिया ब्राइन बाथ दैट कॉज वाटर टू मूव आउट ऑफ द फिल्ट्रेट। अगर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में पानी ज्यादा होगा और इनसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, सॉल्ट वगैरह ज्यादा होगा, तो वाटर वहां से इनसाइड फ्लो करेगा बाय ऑस्मोसिस एज मूव डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। फाइनली मैनी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज सराउंडेड ईच नेफ्रॉन कलेक्ट द वाटर एंड रिटर्न टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, वो जितना भी वाटर जो है वहां से एब्जॉर्ब किया जाता है उसको सिस्टमेटिक जो है वो सर्कुलेशन के जरिए ब्लड में दोबारा भेज दिया जाता है ताकि ब्लड के अंदर भी वाटर की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक हो गया। द रेनल पेल्विस ऑफ द मैमेलियन किडनी इज कंटिन्यूअस विद ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, जो रेनल सिस्टम होता है वो आगे कंटिन्यूअस किसके साथ होता है, यूरेटर के साथ होता है। यूरेटर क्या करता है, बॉडी से नेफ्रॉन से जितना भी वेस्ट होता है उसको ब्लैडर में लेके जाता है, ठीक है।
कैरीज यूरिया टू स्टोर यूरिन टू स्टोरेज ऑर्गन कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में वो यूरिन को लेके जाता है और वहाँ पर वो टेम्पोरेरीली स्टोर किया जाता है वाटर को। यूरिन फ्रॉम 2 यूरिटर्स 1 फ्रॉम ईच किडनी कमुलेट इन द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक हो गया, दोनों तरफ से जो यूरिया होता है वो ब्लैडर में आ जाता है। द यूरिन लीव द बॉडी थ्रू अ सिंगल ट्यूब यूरिथ्रा। जो यूरिथ्रा होती है उसके जरिए जो है वो यूरिन लीव करता है किसको, किडनीज को, विच ओपन एट द सर्फेसिस एट द एंड ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल यूरिनरी सिस्टम और जस्ट इन द फ्रंट ऑफ मेल फीमेल जो है वो एंट्रस। ठीक है, मेल में और फीमेल एंट्रस में एट द एंड ऑफ वो रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, ओके, ये देखिए आपको उनका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है। ये है हमारे पास किडनी, 2 पेयर ऑफ किडनी। ये देखिए आपको एक और इसमें पॉइंट बताती हूँ, जो हमारा राइट किडनी होता है वो अपर साइड पे होता है थोड़ा सा, और जो लेफ्ट किडनी होता है वो कम होता है, नीचे होता है थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली। ठीक हो गया, और किडनी से जो यूरिन को लेके आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिटर बोलते हैं। ये देखें, ये वाला और ये वाला, और ये है हमारे पास ब्लैडर। ब्लैडर से ऑनवर्ड जो लेके जा रही है एंड पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ यूरिन को, वो क्या है, यूरिथ्रा। ठीक हो गया, और यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि बताते हैं कि नीड टू गो वॉशरूम और नॉट। ठीक हो गया, ये स्वेल करते हैं या उससे इसकी कॉन्ट्रैक्शन से हमें पता चलता है कि आइदर ब्लैडर इज फुल और नॉट। ओके जी, चैप्टर 29 है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, उसके बाद हम वर्टिब्रेट की और मैमल्स की और मतलब कंप्लीट हम इनको गो थ्रू करेंगे इन टॉपिक्स को। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट। इन बायोलॉजिकल सेंस रिप्रोडक्टिव मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। ठीक है, वो एग्जैक्टली कॉपीज होते हैं। प्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ द लाइफ। ये जो रिप्रोडक्शन है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, रिकरिंग फ्रेम ऑफ इवेंट इन विच एनिमल्स ग्रो, डिवेलप एंड रिप्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इनकी बॉडी में जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना होता है, जिनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डैट इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो कि उनके पेरेंट्स की तरफ से उनकी बॉडी में आया होता है। वन ऑफ द 2 मेजर टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन है हमारे पास, एक है in the biological world is asexual reproduction or second is sexual reproduction. Asexual reproduction is common among the protozoa as well as among lower invertebrates, जैसे कि हमारे पास sponges हैं, जेलीफिशेस हैं, फ्लैटवर्म्स हैं एंड मैनी अदर सेगमेंटेड वर्म्स। ठीक हो गया, asexual reproduction is rare among the higher invertebrate. The ability to reproduce asexually often correlate with a marked capacity of फॉर रीजनरेशन। अब इन एनिमल्स में वो एनिमल्स जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं उनकी बॉडी में ये एबिलिटी भी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन, अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से बना सकते हैं। इन द लोअर इनवर्टिब्रेट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फिजन। अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो जो कॉमन मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के वो है फिजन, बडिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा है पार्थिनोजेनेसिस विच इज कंपैरेटिवली अनकॉमन आल्सो अकर इन फ्यू इनवर्टिब्रेट। वो ज़्यादा कॉमन नहीं है बट फिर भी वो कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें पाई जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजन को। तो फिजन क्या होती है, प्रोड्यूस्ड एंड सम मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे कि नाइडेरियंस हैं, एनिलिड्स हैं, मे रिप्रोड्यूस बाय फिजन। इनको हम फिजन के जरिए जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रा, प्लेनेरिया, इन एनिमल्स को। फिजन जो है इज द डिवीजन ऑफ द वन सेल बॉडी और बॉडी पार्ट्स इनटू 2। बॉडी के एक पार्ट को 2 में डिवाइड करने को हम बोलते हैं फिजन। इन दिस प्रोसेस द सेल pinches into 2 by an inward furrowing of the plasma membrane। उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ किस तरह से जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो पिंच कर जाती है इनसाइड और वो बिल्कुल एट द एंड मिल जाती है और एक न्यू सेल बन जाता है। बाइनरी फिजन अकर व्हेन द डिवीजन इज इक्वल, ईच ऑफस्प्रिंग कंटेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटोजोआ। इनमें एक और फिजन में एक और टाइप है बाइनरी फिजन
उसमें क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ डिवीजन होती है और इक्वल अमाउंट ऑफ उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है और डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर जो है वो हर एक जो है वो स्ट्रक्चर डिवाइड होकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों सेल में। Binary fission is common in protozoa. For some it is their only means of reproduction. ये जो प्रोटोजोआस की हम बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम इसमें ये सिर्फ एक ही वो वाहिद मेथड है जिसके जरिए ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ये देखें जी, ये है पेरेंट सेल, ओके, ये है हमारे पास अमीबा और ये है हमारे पास न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, साइटोप्लाज्म अब डिवाइड हो रहा है और ये दरमियान में मिल जाएंगी दोनों जगह। और ये देखें जी, हमारे पास डॉटर सेल्स अलग अलग बन गए हैं, ठीक हो गया। अब अगेन इसी तरह से इसके न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दरमियान में सेल जो है वो फिंचेस जो क्या कहते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सेल वॉल, और वो दरमियान में मिल जाएंगे और एक सेल और दूसरा सेल आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इन फिजन द प्लेन ऑफ डिवीजन में बी एसिमेट्रिकल, मतलब कोई एक खास सिमेट्री नहीं होती, कहीं से भी डिवीजन हो सकती है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डिपेंडिंग ऑन द स्पीशी, मतलब स्पीशी पे डिपेंड कर रही होती है कि वो किस तरह की उसमें फ्यूजन होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ट्रांसवर्स होगी या फिर जो है वो इरेगुलर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फ्लैटवर्म जो होते हैं सच एज कॉमन प्लेनेरिया, अगर हम देखें तो वो लॉन्गिट्यूडनल, मतलब वो लंबाई के जरिए अपनी बॉडी को दरमियान में से कट करता है या रिप्रोड्यूस करता है। सम फ्लैटवर्म्स एंड एनिलिड्स रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग न्यूमरस कॉन्स्ट्रिक्शंस अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। अ चेन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स रिजल्ट दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। इसमें क्या होता है, फ्लैटवर्म्स में वो नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाती हैं और फिर वो 1 2 3 एक चेन में मतलब सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उनको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास फिजन। फिजन में हमने 2 टाइप्स पढ़ी, एक हमारे पास थी बडिंग और दूसरी थी हमारे पास मल्टीपल फिजन। बडिंग में तो ये होता है बाइनरी फिजन में कि वो इक्वल अमाउंट में लॉन्गिट्यूडनल है या वो किस तरह से रिमूव कर रहा है, और जो मल्टीपल फिजन है कि उसमें देर आर लॉट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शंस और वो सेल्स और न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है। जब सेल और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो जो है एक चेन में प्रोड्यूस होंगे सेल्स और उनको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बडिंग। तो बडिंग है हमारे पास मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन लोअर इनवर्टिब्रेट इज बडिंग। लोअर इनवर्टिब्रेट में जो एनिमल पाए जाते हैं उनको हम उनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के जरिए होती है। फॉर एग्जांपल द नाइडेरियन जैसे कि हाइड्रा है एंड मैनी स्पीशीज ऑफ द स्पॉन्जिस certain cell divide rapidly and develop on the body surface to form an external bud। वो जो cells हैं वो rapidly develop करते हैं और body के externally एक छोटी सी bud बना देते हैं। The bud cells proliferate, वो bud जो है वो अपने आप को proliferate कर जाती है to form a cylindrical structure which develop into a new animal usually breaking away from the parent। वो फिर क्या करते हैं, वहाँ से पेरेंट सेल से डिटैच हो जाते हैं। जब वो डिटैच होते हैं तो फिर वो एक न्यू सेल बना देते हैं, ठीक है। इफ द बड रिमेन अटैच टू द पेरेंट दे फॉर्म अ कॉलोनी, मतलब अगर वो वहीं पे ही रहते हैं, डिटैच नहीं होते हैं 1 सेल 2 सेल 3 4 सो ऑन, तो उस तरह से वो एक कॉलोनी बना देंगे वहाँ पे, ठीक है। इफ द बड रिमेन अटैच टू द पेरेंट दे फॉर्म अ कॉलोनी। अ कॉलोनी इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशी। कॉलोनी क्या होती है, एक ही इंडिविजुअल्स के क्लोज मेंबर्स को हम बोलते हैं स्पीशी, ठीक है। इंटरनल बडिंग क्या होती है, एज इन द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस प्रोड्यूस गैम्यूल्स, ठीक है। इंटरनल बडिंग में इनसाइड बॉडी के इनसाइड जो है वो गैम्यूल्स बन जाते हैं विच आर कलेक्शन ऑफ द मैनी सेल्स सराउंडेड बाय अ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं गैम्यूल्स। When the body of the parent dies and degenerate, जब बॉडी पेरेंट की जो है वो डाई कर जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, each gamule give rise to new individual। वो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होती है, तो वो अंदर से जो गैम्यूल होता है फिर वो हर एक गैम्यूल क्या बनाता है, एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है। ये देखें,
ये है जी हमारे पास हाइड्रा। तो हाइड्रा के ये बर्ड हैं, ये देखो एक छोटी सी बर्ड बनी है। टिनी बम्प अपीयर ऑन अपीयर जो है वो पेरेंट हाइड्रा, एक छोटा सा बर्ड बना। फिर उस बर्ड के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल था, कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल था, वो सारा उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। पेरेंट हाइड्रा डेवलप बर्ड, ये देखें वो छोटी बर्ड बनाना शुरू हो गया है। उसके अलावा बर्ड ग्रो, बर्ड क्या होगी है, ग्रो करेगी है काफ़ी। और अब क्या करेगी, बर्ड ब्रेक ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा, बर्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक करेगी और क्या बना देगी, एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा बना देगी, ठीक हो गया। और यहाँ से ये दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा, अगेन बर्डिंग होगी। तो इस तरह से ये सो ऑन जो है वो नंबर, इस तरह का प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैगमेंट, जो है वो फ्रैगमेंटेशन है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ बॉडी पार्ट इज लॉस्ट। इसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाते हैं एंड देन रीजनरेट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। हमने ये पहले भी स्लाइड में पढ़ा था कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, दोबारा बना लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन सम नाइडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्स, और उसके अलावा हमारे पास है रिनोसील्स एंड काइनोडर्म्स। इन सब एनिमल्स में रीजनरेशन पाई जाती है, जिसमें हमारे पास स्टारफिश आ जाती हैं, उसके अलावा सम टाइप ऑफ लिजर्ड्स आ जाती हैं, उसके अलावा डिफरेंट हमारे पास जो आ जाते हैं जेलीफिशेस वो। फॉर एग्जाम्पल इन सी एनिमोन्स, जो हमने आई थिंक सो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, एज द ऑर्गेनिज्म मूव स्मॉल पीसेस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द अडल्ट। ये होता है इसकी बॉडी में जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो फिर जब ये मूव करता है, ये किसी प्रे को पकड़ता है, तो ये इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि इसके वो जो फ्रैगमेंट्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन फ्रैगमेंट्स को दोबारा से वो अपनी बॉडी के साथ जो है वो बॉडी पे बनाने के लिए ये कौन सी मेथड इस्तेमाल करता है, फ्रैगमेंटेशन इनकी बॉडी में होती है। तो उन फ्रैगमेंट्स को जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। ये देखें जी रीजनरेशन इन हाइड्रा, ये देखें ये कट गया यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या बना लेगा, इसके ऊपर वाले जो टेंटिकल्स, और जो ये वाला पार्ट है ये इसकी बेस बना लेगा, ठीक है, इस तरह से। तो कोई भी पार्ट लॉस्ट हो, ये देखिए आपको डिफरेंट वो जो सेगमेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे। कोई भी पार्ट यहाँ पे लॉस्ट होता है तो वो उसको दोबारा से अरेंज कर लेता है। ये अडल्ट हाइड्रा है और इसमें एम्प्यूटेशन, मतलब वो जब मूव करता है तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। रीजनरेशन ऑफ टीनी हाइड्रा, छोटे छोटे 2 हाइड्रा जो है वो डेवलप हो गए हैं, और ग्रोथ फिर वो उनकी पूरी एक ग्रोथ हो जाती है, और देन वो एक अडल्ट हाइड्रा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस होती है सर्टेन फ्लैटवर्म्स हैं जो, और रोटीफर्स हैं, उसके अलावा राउंड वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, लूबस्टर्स हैं, सम लिजर्ड्स एंड सम फिशेस कैन रिप्रोड्यूस विदाउट स्पर्म एंड नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म्स और फर्टिलाइजेशन के जरिए नहीं प्रोड्यूस होते, बल्कि These animals carry out what is called parthenogenesis। पार्थ मतलब विर्जन, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। ओनली फीमेल जो है वो गैमीट्स के जरिए ही ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। हाउएवर मोस्ट पार्थिनोजेनेटिक एनिमल्स आल्सो कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब ऐसा नहीं कि जो ये सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं करते एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइफ हिस्ट्री। पार्थिनोजेनेसिस इज आ स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन। स्पॉन्टेनियस होती है एकदम से कोई एक्टिवेशन हुई है ऑफ अ मेच्योर एग, फॉलोड बाय नॉर्मल एग जो है वो डिवीजन, अपनी ही एग की डिवीजन करने लग गया है, एंड सब्सिक्वेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके नतीजे में क्या रिजल्ट निकलेगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी विदाउट स्पर्म, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। In fact, mature egg of species that do not undergo parthenogenesis can sometimes be activated to develop without fertilization। समटाइम जो हमारे पास एग्स होते हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के बगैर बाय प्रिकिंग दैम विद अ नीडल, बाय एक्सपोजिंग दैम टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। जो वो स्पर्म होता है वो आके प्रिक करता है एग की नीडल को, मतलब एग के शेल को, जिसकी वजह से वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम हो जाता है और आल्टरिंग देयर टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी चेंज कर देता है ड्यू टू सडन एक्टिवेशन ऑफ इंटरनल हार्मोन जो है वो डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को।
ओवरऑल अगर हम देखें तो एनिमल डैट रिप्रोड्यूस पार्थिनोजेनेटिकली हैव जो है वो सब्सटेंशियली लेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी देन डू एनिमल्स। कहते हैं इनके अंदर लेस जेनेटिक अवेलेबिलिटी होती है जो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली फीमेल कंटेंट होता है, मेल कंटेंट नहीं होता है। तो जब फीमेल कंटेंट है तो फिर उसके अंदर बहुत कम वेरिएशन होती है और वो एज इट इज प्रोड्यूस होता है लाइक फीमेल। ठीक हो गया। विच क्रोमोसोम सेट फ्रॉम टू पेरेंट। ठीक है। दिस कंडीशन मे बी एडवांटेजेस फॉर एनिमल्स डेट आर वेल अडेप्टेड टू रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट। ये उन लोगों के लिए या उन एनिमल्स के लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, वो एनिमल्स इसके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिट उनको होता है जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा सेट है, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई अडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। हाउएवर इन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब ये ऐसा भी नहीं है कि जो इन्वायरमेंट है वो एक जगह पे स्टेबल है, बिल्कुल वो आगे पीछे मूव नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, बल्कि आई थिंक सो इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे चेंज कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर जो हीट है, जो वार्मर टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ीद वार्म होता चला जा रहा है, और जो कोल्ड टाइम है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो कम होता चला जा रहा है। तो ये हर जगह पर जहाँ पे कोल्ड एरियाज़ हैं या जो हॉट एरियाज़ हैं उनके भी अंदर डेली बेसिस पे और इवन के ईयरली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एनवायरनमेंट हमारा स्टेबल है। तो वो एनिमल्स अब जो स्टेबल इन्वायरमेंट में एक इन्वायरमेंट में तो स्टेबल थे, लेकिन अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो फिर वो वहाँ पे स्टेबल नहीं रहेंगी। ठीक है। पार्थिनोजेनेटिक एनिमल्स में हैव लेस फ्लेक्सिबिलिटी, इनके अंदर कोई इतनी खास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। विच में एक्सप्लेन वाई दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिलेटिवली अनकॉमन। इसी वजह से ये वाली जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है, एनिमल्स में अनकॉमन है। ठीक हो गया। पार्थिनोजेनेसिस आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन कॉलोनीज की सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा जो है इसका रोल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा इन कॉलोनीज ऑफ द सर्टेन, जैसे कि बीज फैमिली है, वेस्प है एंड आंट्स है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ बीज में कैसे है। बीज में जो है हमारे पास जो हमारे पास क्वीन होती है, 3 किस्म की उसमें कास्ट प्रेजेंट है। एक होती है क्वीन जिसको जो एग ले करती है और उसके अलावा उनकी जो है वो केयर भी करती है अपने लार्वीज की। उसके अलावा एक होते हैं वर्कर, वो भी फीमेल होते हैं लेकिन स्टीराइल फीमेल्स होती हैं। ठीक है। और दूसरे होते हैं ड्रोन जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये 3 किस्म के हैं, और जो होते हैं हमारे पास वर्कर्स ये स्टीराइल होते हैं और ये पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। इनके अंदर कोई दूसरा कंटेंट नहीं होता मेल वाला, इस वजह से ये स्टीराइल भी होते हैं। और अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बीज की एक्टिविटी में जो क्वीन है उसकी एक्टिविटी है कि उसने एगले करने हैं और उसके बाद लार्वीज के ऊपर बैठकर उसने जो है वो उनको वार्मर और डिफरेंट जो है वो उनको ग्रोथ प्रोवाइड करनी है। और जो वर्कर्स हैं उनका डबल काम होता है, एक तो उन्होंने जो है जो नेक्टर है उसको लेकर आना होता है, प्लस उन्होंने बिल्कुल कॉम के इर्द गिर्द घूमते रहना होता है। उनका जो डंग होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने जो कॉम्ब की है उसकी प्रोटेक्शन करनी होती है ताकि कोई भी चीज़ या कोई भी एनिमीज जो है वो आके उसको हार्म ना पहुंचाए। और दूसरी बात, जो ड्रोन होते हैं वो जो नेक्टर भी कलेक्ट करते हैं, प्लस वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। in these insects large number of male drone are produced parthenogenetically। ठीक है। whereas sterile female worker and जो है वो reproductive female जो है वो queens are produced sexually। ठीक हो गया। बिकॉज पार्थिनोजेनेटिक एग्स आर नॉट फर्टिलाइज, जो पार्थिनोजेनेटिक एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, जैसे कि हमने पहली स्लाइड में पढ़ा। दे डू नॉट रिसीव मेल क्रोमोसोम्स, द ऑफस्प्रिंग वुड दस एक्सपेक्टेड टू हैव ओनली अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब जाहिर बात है अगर कोई डिप्लॉइड एनिमल है तो उसमें से एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आता है और दूसरा मेल की तरफ से, जिस तरह से उसका पूरा डबल जो है वो कंटेंट पूरा हो जाता है। लेकिन अगर किसी में पार्थिनोजेनेटिकली एनिमल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तो फिर उनमें हाफ कंटेंट होगा, डबल कंटेंट नहीं होगा। ठीक है। इन सम एनिमल्स हाउएवर मियोटिक डिवीजन इज सप्रेस्ड, इसके अंदर मियोटिक डिवीजन नहीं होती है, मीन्स के मियोसिस में क्या होता था कि जो माइटोसिस में जो है वो पेरेंट की तरह का मटेरियल था उसको अगेन जो है वो उसको हैप्लाइड डिवीजन्स होती थी ताकि वो कंटेंट जो है वो स्टेबल हो जाए। तो इसमें कोई स्टेबल जो है वो मियोटिक डिवीजन्स नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है। सो द डिप्लॉइड नंबर इज कंजर्व, जो डिप्लॉइड नंबर है वो
कंजर्व हो जाता है उसके अंदर। और इन दिस मैमल्स मियोसिस अकर बट अनयूजुअल माइटोसिस रिटर्न द हैप्लाइड एम्ब्रियोनिक सेल्स टू द डिप्लाइड कंडीशन। वही वाले जो हैप्लाइड सेल्स होते हैं वही माइटोसिस के जरिए क्या हो जाते हैं, डबल, और देन सो ऑन उनकी डिवीजन होती हैं और वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्या, पार्थिनोजेनेसिस। तो इट्स वेरी अनकॉमन आई थिंक सो इन एनिमल्स, बट इट स्टिल एग्जिस्ट इन सर्टेन एनिमल्स, जैसे बीज हैं, आंट्स हैं और अदर एनिमल्स में ये अभी भी पाया जाता है। लोअर इनवर्टिब्रेट में ज़्यादातर पाया जाता है, जब जहाँ पर उनकी कास्ट फैमिली ज़्यादा होती है, जैसे कि अगर उनकी क्वीन है और ड्रॉन और वर्कर्स हैं तो 3 कास्ट हैं उनकी बॉडी जो है वो एनिमल्स में, तो इस तरह से उनकी बॉडी में ये वाले मैकेनिज्म पाया जाता है। अब हमने बेसिकली यहाँ पे जो है वो वैसे डिसएडवांटेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करने हैं, लेकिन ये वाले जो एडवांटेज हैं ये हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे एसेक्सुअल के, ये वहाँ पे भी आपको काम आएंगे। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है दोनों के। हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है सेक्सुअल में, क्योंकि उसमें एक तो क्रॉसिंग ओवर भी होती है, प्लस बोथ पेरेंट्स कंटेंट जो है वो मिक्स होता है। एसेक्सुअल में जो है वो सेव्स एनर्जी, क्योंकि इनकी इस तरह के कोई गैमीट सिस्टम नहीं होता, तो इनकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी सेव होती है। फैसिलिटी जो है फैसिलिटेट अडेप्टेशन, इनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है अडेप्टेशंस की। कॉर्डशिप इज़ आ नॉन इशू, मतलब इसमें कोई कॉर्डशिप वगैरह नहीं होती। कॉर्डशिप क्या होती है, फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड होता है उसको कॉर्डशिप बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्पीड अप जो है वो एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशन की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फिटनेस फॉर ईच इंडिविजुअल, लेकिन ये फिटनेस के लिहाज से थोड़ा कह लें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा एनिमल्स की फिटनेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें एनर्जी कॉस्टली एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सेक्सुअल में, और इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिसएडवांटेज है वो कॉर्टशिप टाइम होता है, रिसोर्सेज कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स इसमें कंज्यूम करने पड़ते हैं फीमेल्स को जो है वो टू नरिश यंग वन। ठीक है। और उसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट इज़ डिफ़िकल्ट, इनकी अडेप्टेशन जो है वो इन्वायरमेंट में डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन सिर्फ तब अच्छी होती है जब ये इन्वायरमेंट के लिहाज से सूटेबल होते हैं। ठीक है। यूजली सेक्रीफाइसिस द फिटनेस ऑफ वन सेक्स टू अदर, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो अपनी फिटनेस को सेक्रीफाइस करते हैं टू फिट द अदर एनिमल्स, टू फिट देयर यंग वंस, टू फिट देयर ऑफस्प्रिंग्स, अपने ऑफस्प्रिंग को फिट करने के लिए, उसको मज़ीद सूटेबल या मज़ीद उसको फिट बनाने के लिए इन्वायरमेंट में अपना फिटनेस क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। रिटार्ड एवोल्यूशन, इसमें किसी किस्म की कोई एवोल्यूशन नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं हैं, तो इसमें कोई किस्म की वेरिएबिलिटी नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने जो है सबसे पहले जो काउंटर एक्सचेंज ऑफ आयंस जो कि हमारी किडनी से रेलिवेंट था वो टॉपिक डिस्कस किया, और उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। 28 चैप्टर जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन का था, हमने अब 29 चैप्टर स्टार्ट कर लिया है जो कि है हमारा रिप्रोडक्शन पे है। और इस तरह से वो जो है हमने सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस की, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, और देन हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। होपफुली आपको हर टॉपिक, हर जो है वो स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने इसको अपने माइंड में जो है वो रखना है, इसकी छोटी छोटी कीज़ बना लें अपने रजिस्टर पर, और देन इसको मेमोराइज कर लें। ओके बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।